हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करें आज से। हैं? तो हम लोग कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी कि सिलेबस जो है वो कैसा कैसा है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा जिनको हमको इम्पोर्टेंस देना है, ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे डालना है। ठीक है, आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं और सबसे कॉमन टॉपिक जो आप बहुत छोटी क्लासेस से स्टडी कर रहे हो वो आपका सेल है ना। ये सोच के भी मैंने यहाँ पर सेल से स्टार्ट करना शुरू किया कि हो सकता है आपको काफ़ी टाइम हो गया हो, कि गैप हो गया हो, तो एक बार धीरे धीरे आप उससे वार्म अप हो जाओगे और फिर अपन जो है हैवी और जो टिपिकल टॉपिक्स हैं उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की शुरुआत सेल से है ना। आ, दोनों लैंग्वेज में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, सेल को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि क्लास में जो बात कहा जाए वो आपको याद रहनी चाहिए, है ना। इस बात पे विशेष ध्यान देना कि आप याद रखें इसको। और इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो आपने सुना है, हम सेल, मोबाइल को भी पहले सेल बोलते थे, ठीक है ना। सेल फोन कहते थे। जेल में एक कोठरी होती है उसको भी हम सेल बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? सेल का मतलब क्या है? हिंदी में बोलोगे आप क्या बोलते हो? कोश, है ना। इसका मतलब एक ऐसा चैम्बर है जो अंदर से, जिसके अंदर स्पेस है, जिसमें कुछ चीजें भरी हुई हैं या जो कुछ खाली है, कैसा भी है ना, वो सेल हो गई। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि सेल का मतलब ये तो जरूर होता है कि इस तरह की कोशिका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका शेप जो है वो हमेशा ऐसा रहे। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब भी हम कोशिका के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ये कि हम सेल को किसने देखा, किसने डिस्कवर किया? बताओ। ये तो पढ़ चुके हो। ठीक है, सेल को किसने देखा? सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा। हिंदी में लिखो, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो था उसने सबसे पहले इसको, सेल को देखा। ठीक है, कब देखा था? 1665 में देखा था, 1665 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी वो सेल कैसी सेल्स थी? जीवित थी या मृत थी? वो मृत कोशिकाएं थी, डेड सेल्स थी। कैसी सेल्स थी? डेड सेल्स, मृत कोशिकाएं। मृत कैसी हो सकती हैं? जैसे हमारे शरीर में मृत कोशिकाएं कौन सी होती हैं? हमारे शरीर में मृत कोशिकाएं कौन सी हैं? हमारे शरीर में जैसे नाखून का जो टिप है, इसको आप काटते हो तो क्या दर्द होता है? इसका मतलब ये मृत कोशिका है। जो हमारे बाल है, इसको आप काटते हो तो दर्द होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये भी कैसी है? मृत कोशिका है। ठीक है, पर इनकी जो रूट्स हैं, इनकी जो जड़ हैं, वो जीवित है। इसलिए जब आप खींचोगे, बाल खींचोगे तो दर्द होगा, है ना। बट यहां पर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में जो मृत कोशिकाएं देखी, डेड सेल्स देखी, वो कौन सी कोशिकाएं थी? वो कॉर्क सेल्स थी। सुना है नाम कॉर्क? ठीक है ना, हम बॉटल के ऊपर जो ढक्कन लगाते हैं वो कॉर्क होता है। पहले जो आता था, आजकल बॉटल के ढक्कन के अंदर तो प्लास्टिक की रिंग लगी हुई आती, पहले क्या आता था? उसके अंदर कॉर्क की एक लेयर आती थी। ये आप क्रिकेट खेलते हैं तो एक कॉर्क बॉल आपने सुनी होगी, जब वो टूटती है तो उसे छोटे छोटे पीसेस से निकलते हैं, वो कॉर्क बॉल। तो ये कॉर्क एग्जैक्टली क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कि ये कॉर्क हमको कहां से मिलता है? चूंकि आपके पार्ट में एनाटॉमी भी है, ठीक है ना, प्लांट की जो एनाटॉमी है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन बनता है कि ये कॉर्क कहां से हमको मिलता है। तो एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है या पेड़ होता है जिसका नाम है क्वेरकस सुबर। ठीक है, क्वेरकस सुबर। इस क्वेरकस सुबर की जो छाल है, बार्क है, ठीक है ना, उससे हमको कॉर्क ऑब्टेन होता है। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल्स देखी वो इसी पेड़ की छाल थी जो इस शेप की थी, ऐसी हेक्सागोनल। आपने देखा इस तरह से चैम्बर बने हुए थे, पर जब इन्होंने देखा कि ये चैम्बर बने हुए हैं, ये अंदर से हॉलो है, खोखले हैं। जब हॉलो थे इसलिए इन्होंने इसको जो नाम दिया वो क्या दिया?
सेल्यूला, ठीक है, और उस सेल्यूला से क्या नाम बना? सेल। क्लियर है यहां तक की बात? ये तो हो गई बिल्कुल उसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं कि सेल को किसने देखा? सबसे बेसिक क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा। कौन से ईयर में देखा? 1665 में देखा। कौन सी सेल्स को देखा? मृत कोशिकाओं को देखा। मृत कोशिकाएं किसका पार्ट थी? मृत कोशिकाएं एक ट्री होता है, पेड़ होता है, क्वेरकस सुबर, ठीक है ना, उसका पार्ट थी। उसकी जो छाल होती है, ये भी पूछ सकता है कॉर कहां से ऑब्टेन होता है, क्योंकि एनाटॉमी के पार्ट भी आप में है, तो वहां पे पूछ सकता है, तो वो उसकी छाल से हमको मिलता है। इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूं। एक बड़ा पेड़ होता है और आपने देखा है जैसे नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर से लेयर उतरती है, छाल उतरती है। क्वेरकस सुबर जो प्लांट है ना, इसकी लेयर पूरी की पूरी उतरती है, ऐसे टुकड़े नहीं उतरते, पूरी उतरती है। जब पूरी उतरती है तो लेयर उतरती है। जो सबसे पहली लेयर उतरती है ना, जो 10 से 15 साल बाद उतरती है पौधा लगाने के बाद, उसको हम वर्जिन कॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? वर्जिन कॉर्क। और उसके बाद में हर साल 2 साल में ये 1 इंच से 2 इंच तक मोटी हो सकती है, ठीक है ना। फिल्मों में आपने देखा होगा या वैसे देखा होगा कि जो लिकर्स होते हैं, महंगी जो शराब की बॉटल्स होती है, उनके ऊपर कॉर्क का ढक्कन होता है, जिसको यूं पंच करके और फिर यूं खींचा जाता है। वो कॉर्क का भी एक लेयर का पूरा का ढक्कन बनता है, ठीक है। और अब बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, और भी चीजें इंपॉर्टेंट। ये जो सुबर नाम हमने लिखा है ना, ये सुबर नाम बना है किससे? सुबेरिन से। किससे बना है? सुबेरिन। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो सुबेरिन होता है वो वाटर के लिए इम्परवियस होता है, यानी कि वो जल जो है उसके आर पार नहीं जा सकता, इसलिए इसको इसमें काम में लेता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये भी याद रखनी है आपको कि सुबर वर्ड जहां भी आएगा, SUBER, बायोलॉजी में जहां कहीं भी सुबेरिन या सुबर पढ़ोगे, इसका मतलब ये वाटर के लिए इम्परवियस है, यानी कि जल इसके आर पार नहीं जा सकता, ये याद रखना है, ठीक है। बोलो, क्लियर है यहां तक की बात? चले आगे चलते हैं। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हो। ये सिर्फ इतनी ही चीज कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, 1665 में किया, मृत कोशिकाओं को किया, और मृत कोशिकाएं किसकी थी? क्वेरकस सुबर की। और इंग्लिश में अगर इसको लिखते हैं तो क्यू से स्टार्ट करते हैं, QUERCUS, क्वेरकस, ठीक है ना। अब देखो कि जब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं को डिस्कवर किया, तो सबसे पहले लिविंग सेल्स को, जीवित कोशिकाओं को किसने देखा? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास में कि जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? ठीक है, तो जीवित कोशिकाओं को या लिविंग सेल्स को, ठीक है, सबसे पहले किसने? कैरोलस लीनियस, सुना है नाम? कैरोलस लीनियस ने ये देखा, ठीक है। जीवित कोशिकाओं को कैरोलस लीनियस ने ऑब्जर्व किया। अब ये जो कैरोलस लीनियस थे ना, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे भाई। आप देख रहे हो 1665, विज्ञान तो अब शुरू हुआ 1900 में, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। तो ये लीनियस एग्जैक्टली क्लॉथ मर्चेंट थे, कपड़े के व्यापारी थे, ठीक है। दुकान पे बैठे बैठे कांच घिस रहे थे। घिसते घिसते इन्होंने देखा कि उसका जो शेप है ना ग्लास का, वो शेप ऐसा हो गया है कि कॉन्वेक्स लेंस बन गया, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जब भी आप देखते हो तो आप देखते हो मैग्नीफाई करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। तो इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, इनको लगा यार ये कोई ऐसी चीज बन गई है। तो इन्होंने चीजों को देखना शुरू किया। फिर 2 लेंस को यूं लगा करके पाइप में आगे पीछे लगा के और बड़ा इनको देखने लगा। तो हम सबसे पहले ये भी कह सकते हैं कि कैरोलस लीनियस ने ही सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया,
ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी भी इन्होंने बनाया। तो ये सूक्ष्मदर्शी जो है वो भी इनकी डिस्कवरी है। फिर इन्होंने लिविंग सेल्स देखी। लिविंग कैसे देखी? दांतों में से मैल निकाल के देखा, खून आया तो उसको देख लिया, कहीं पस पड़ गया तो उसको देख लिया, कीचड़ में से निकाल करके देख लिया पानी को। तो वहां पे अलग अलग क्या दिखे? वहां पे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे। ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। और जब सूक्ष्म जीव हैं इसलिए इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। किसको? कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है। कल मैंने आपको दो सब्जेक्ट बताए थे, एक बायोटेक्नोलॉजी और एक माइक्रोबायोलॉजी। दोनों नए सब्जेक्ट है। हमने कहा था इसके अंदर आजकल ग्रेजुएशन भी होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी में वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टडी की जाती है। ठीक है। इसके अलावा इन्हीं को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने स्टडी किया है, इसलिए बैक्टीरियोलॉजी का फादर भी हम इनको कहते हैं। ठीक है। तो ये कैरोलस लीनियस के बारे में पॉइंट हो गया, कर लो नोट। फिर आगे चलें। ठीक है। तो जीवित कोशिकाओं को कैरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम देखा, है ना। और इन्हीं को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। हिंदी में लिख लो माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, ऐसे नाम से पता लग रहा है। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब बैक्टीरिया की स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। ठीक है ना। ठीक है। अब आगे आ जाओ। देखो अब इसके बाद में अब बात आती है कि हम अभी आपने कोशिका सिद्धांत सुना होगा, कोशिका सिद्धांत पढ़ा होगा, सेल के बारे में पढ़ा होगा। उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सी कोशिकाएं सबसे बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आपने सुना सबसे बड़ी कोशिका, बताओ किसकी होती है अगर आप लोगों को ध्यान है तो। सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी का मतलब देखो इंग्लिश में ये ज्यादा क्लियर होता है वर्ड। बड़ी का मतलब लार्जेस्ट। ठीक है ना, जो बड़ा हो, लार्ज हो। तो सबसे बड़ी, यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं लार्जेस्ट। एक कोशिका की बात कर रहे हैं, वो सिंगल कोशिका होनी चाहिए। तो क्या होती है वो होता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की अंड कोशिका, यानी कि ऑस्ट्रिच एग सेल। ऑस्ट्रिच एग सेल या अंड कोशिका। ऑस्ट्रिच जानते हो? शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग जो होता है उसका जो एक अंडा होता है वो सिंगल एक सेल है, क्योंकि हर एक अंडा एक सेल होता है। ठीक है ना। कैसे? जैसे फीमेल की बात करें हम, ह्यूमन फीमेल की, है ना। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, उसका जो एग है वो एक सेल ही तो है। और मेल के अंदर जो स्पर्म है, कोशिका है, वो भी एक कोशिका है। ठीक है ना। ये दोनों एक एक कोशिका है, दोनों मिलकर के एक युग्मनज बनाती हैं, जायगोट बनाती हैं। तो यहां पर ऑस्ट्रिच का जो अंड कोशिका है, एग सेल है, वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है। फिर आता है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट। अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सूक्ष्म जीव है। और माइकोप्लाज्मा को ही हम पीपीएलओ भी बोलते हैं भाई। और पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। प्लूरो निमोनिया लाइक का मतलब है, निमोनिया जो होता है ना, में बीमारी हो जाती है, वो पी से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। PNEUMO। और विज्ञान में, साइंस में कहीं भी PNEUMO अगर वर्ड आ रहा है ना, न्यूमो, इसका मतलब वो एयर से रिलेटेड है, हवा से रिलेटेड है। ठीक है ना। जैसे आप कहीं पे गाड़ी वाड़ी में
प्रेशर से वो हवा डलवाते हैं ना अपन, वो वहां पे कई बार आपको ये वर्ड मिलेगा न्यूमो, लंग्स से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर प्लूरोनिमोनिया ऐसे बोल रहे हैं जिनको निमोनिया हो जाता है, तो हम कहते हैं फेफड़ों में पानी भर गया है। वो पानी भरना क्या है, वहां पर लिक्विड आ जाता है और उसमें ये माइकोप्लाज्मा ग्रो कर जाते हैं, इसलिए इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरे जितने भी जीव हैं उनमें सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। ठीक है, फिर आता है सबसे लंबी कोशिका। बताओ, लंबी कोशिका, लंबी का मतलब क्या हो गया, लॉन्गेस्ट, बड़ी। ये बड़ी थी, ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है ना, तो लंबी कोशिका है किसकी, हमारी तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं बताओ तंत्रिका कोशिका को, न्यूरॉन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये तंत्रिका कोशिका है, ये सबसे लंबी होती है। ठीक है, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आपके सिलेबस में है, उसमें आप पढ़ोगे, और यहाँ पे भी सुन लीजिए कि न्यूरॉन्स हमारे शरीर में दो तरीके के होते हैं, बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक कौन सा है, जो संवेदनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक लेके जाते हैं, वो तंत्र है ना, उनको बोलते हैं संवेदी, सेंसरी। और जो मस्तिष्क से अंगों तक लेकर के आते हैं मैसेज को, उसको बोलते हैं मोटर। ठीक है ना, तो एक सेंसरी नर्व, एक मोटर नर्व। ठीक है, और तीसरी होती है जो दोनों का काम करती है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड, मिश्रित। ठीक है, तो तीन तरह की नर्व, याद रखना वैसे ही है ना। तो ये हो गई सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे बड़ी हो गई है, छोटी स्मॉलेस्ट हो गई है, ठीक है, और सबसे लंबी हो गई है। अब लंबी में ये अभी हमने किसकी लिखी, एनिमल्स के लिए लिखी है ना, कि इनकी सबसे लंबी होती है। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें, पौधों के बारे में, तो पादप की लंबी कोशिका बताओ। आपने बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे जिनसे हमको फाइबर मिलता है, रेशे मिलते हैं। बताओ कोई एग्जांपल रेशे जिनसे मिलते हैं। हाँ, जैसे कपास है, पर कपास का रेशा कितना लंबा होता है, इतना लंबा होता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। इसके अलावा सन आप जानते होंगे, एक सन होता है, सन नहीं जानते, सन नहीं जानते, मूंज जानते हो ना, सन भी होता है, जिसकी सूतली बनती है ना, वो सन होता है। ठीक है ना, पटसन आपने पढ़ा होगा किताबों में। ठीक है ना, तो ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स सबसे लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, और ये एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, एक सिंगल कोशिका होती है। बट यहां पर जो सबसे लंबी कोशिका है वो है बोहेमीरिया की। ये बोहेमीरिया एक प्लांट होता है, उसका जो रेशा होता है, ठीक है ना, वो सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, और इनको चारों को याद रखना है आपको। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, लंबी कौन सी है, ठीक है, और पादपों में लंबी कौन सी है। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद में अब हम बात करते हैं, दो नाम यहां पर और लिखेंगे हम। एक तो है हमारे पास में सीपी स्वानसन, स्वानसन, ठीक है, और एक है ए के शर्मा। सीपी स्वानसन जो है ना, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ
साइटोलॉजी, क्योंकि हम सेल पढ़ रहे हैं ना, तो साइटो का मतलब कोशिका और लॉजी का मतलब उसका अध्ययन। तो कोशिकाओं के अध्ययन के लिए जो जनक है वो हमने माना है किसके लिए, सीपी स्टॉनसन को, वर्ड के लिए। और इंडिया के लिए माना हमने किसको, ए के शर्मा को। ठीक है, तो ये भी क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, बट कहां पर, इंडिया में। ठीक है, ये इंडिया में, ये पूरे वर्ल्ड के लिए। ये दो नाम और पूछे जा सकते हैं, नोट कर लेना, क्या कि अपने को ध्यान रहे बस। ठीक है ना, हालांकि मुझे नहीं लगता ये नाम पूछेगा, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, अब आता है हमारे पास में कोशिका सिद्धांत। क्या आता है, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको सेल थ्योरी कहते हैं। अब सिद्धांत क्या है, अब बताओ कोशिका की परिभाषा क्या हुई, कोशिका किसको बोलेंगे। अगर हम कोशिका को परिभाषित करते हैं तो हम डिफाइन करने पे बोलते हैं कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, दो बातें बोली मैंने। ठीक है, पहला क्या, संरचनात्मक, और दूसरा क्रियात्मक। क्या है, इकाई है, सॉरी, इकाई, यूनिट है। जैसे ये बिल्डिंग बनी है, तो बिल्डिंग किससे बनी है, ईंटों से बनी है, ब्रिक से बनी है। तो इसकी एक यूनिट क्या हो गई, ईंट हो गई एक। हमारा जो शरीर बना है वो किससे बना है, कोशिकाओं से बना है, इसलिए हमारे शरीर की भी संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। अब क्रियात्मक किसको बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल, कि हर कोशिका के अंदर वो सारे काम हो रहे हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी बनती है, कोशिका के द्वारा उत्सर्जन भी होता है, कोशिका अपने आप में रेस्पिरेशन भी करती है, कोशिका के अंदर बाकी सारी चीजें भी आ रही है, एनर्जी भी आ रही है। तो जो भी क्रिया हो रही है वो कोशिका के लेवल पर हो रही है, इसलिए इसको हमने क्या बोला कि ये क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो जब भी हम कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे तो परिभाषा में पहले ये दो पॉइंट ऐड करेंगे कि कोशिका संरचनात्मक इकाई हो गई, कोशिका क्रियात्मक इकाई हो गई। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एवरी सेल फॉर्म्स फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं ऑमनिस, ये लिखना जरूरी है इंग्लिश में, सेल्यूला, ई सेल्यूला, ऐसे। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये किसने कहा था, ये कहा था रोडोल्फ एक साइंटिस्ट है, विर्चो, CHOW, VIRCHOW, ये नाम याद रखना है। ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब हो गया कि कोई भी कोशिका पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही बनेगी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता, स्वतः जनन नहीं होता है। आपने स्वतः जनन पढ़ा होगा, एक एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है पहले, कि शर्ट पसीने से भीगा हुआ गेहूं के दाने के साथ रख दिया तो वहां पे चूहे पैदा हो गए। क्या संभव है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। पर जब विज्ञान इतनी विकसित नहीं थी तब इस स्वतः जनन के सिद्धांत को माना जाता था। तब कहते थे कि पेड़ से पत्ती गिरी, पत्ती अगर पानी में गिर गई तो मछली बन जाएगी, और अगर ऊपर गिर गई तो कुछ और बन जाएगा, और अगर हवा में उड़ के चली गई तो पक्षी बन जाएगा। ये स्वतः जनन सिद्धांत जब कुछ जानता नहीं था ना आदमी, तब का ये कंसेप्ट है। बट रोडोल्फ विर्चो ने कहा कि नहीं, हर जीव, हर कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनती है। इसको हमने कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित किया। ठीक है ना, कैसे, अभी जैसे बरसात आती है आप देखते हो तो बहुत सारे लाइट में वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, तीतरी बोलते हैं अपन, है ना। हाँ, लाइट में आ जाते हैं बहुत सारी, रात को आ जाती है बहुत सारी जब बरसात होती है। तो क्या वो पहले से थी या अपने आप आ गई,
पहले से थी। किस फॉर्म में थी? हो सकता है उनके अंडे हों, हो सकता है वो किसी और फॉर्म में अपने आप को रख रखे हों, ठीक है। बेसिकली उनके एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, और जैसे ही बारिश होती है वो उनसे वो निकल करके बाहर होके जर्मिनेट होते हैं और कुछ ही घंटों में वो खत्म भी हो जाते हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर चौथा इसके अंदर पॉइंट आता है कि हर कोशिका में एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अगर हम कोशिका यूं बनाते हैं तो उस कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है, ठीक है ना। तो ये जिसके अंदर कोशिका में केंद्रक है वो एक कोशिका है, ठीक है। ये है हमारा क्या? कोशिका सिद्धांत। बट इसके कुछ अपवाद हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्या है अपवाद? इस वाले को मैं अभी ऊपर लिख दूंगा, मैं यहां से मिटा रहा हूं। देखो अपवाद क्या क्या है। सबसे पहला अपवाद है हमारे पास में वायरस। बताओ वायरस किसको बोलते हैं? सुना है वायरस के बारे में? बताओ वायरस क्या होता है? वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट वायरस के लिए सबसे खास बात है कि जब तक ये शरीर से बाहर रहता है, इट एक्ट एज ए नॉन लिविंग, ये जीवित नहीं होता, मृत की तरह कार्य करता है। और जैसे ही किसी शरीर में प्रवेश करता है ये एक्टिव हो जाता है या ये जीवित की तरह कार्य करता है। इसलिए वायरस को हम जीवित और मृत यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक मानते हैं इसको, ठीक है ना। याद रखना ये पॉइंट। क्या? वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है ना, मतलब मृत और जीवित के बीच में एक क्या मानते हैं? कनेक्टिंग लिंक है ये। क्योंकि शरीर से बाहर रहेगा तो ये मृत रहेगा, डेड रहेगा, और शरीर के अंदर एंटर करते ही कैसा हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आपने कोरोना के बारे में सुना, कोरोना में हम कहते हो कि बेसिकली वायरस में होता क्या है? वायरस के अंदर सिर्फ बाहर की तरफ प्रोटीन का कोट होता है और अंदर की तरफ डीएनए होता है या आरएनए होता है। जैसे कोरोना का जो वायरस था उसमें आरएनए था, ठीक है ना। ये पूछे जाते हैं, ये याद रखने हैं आपको। कोरोना के वायरस में क्या मिलता है? आरएनए मिलता है, ठीक है। और बाहर की तरफ इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा था, उसके ऊपर ऐसे स्पाइक्स निकले हुए थे, है ना। वो किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का। शेप अलग अलग हो सकती है, जैसे यहां पर जो शेप देख रहे हैं हम, ये इस तरह से गोल देख रहे हैं। एक आपने जीवाणु भोजी वायरस के बारे में सुना होगा, वो इस तरह का होता है। जीवाणु भोजी का मतलब ऐसा वायरस जो जीवाणुओं को खाता है, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके अंदर भी ये कैसा है? ये डीएनए है और ये बाहर की तरफ क्या है? ये प्रोटीन की कवरिंग है। तो वायरस में दो ही चीज होती है और कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना। हम आगे भी आपके डिटेल में है, बट यहां पे भी याद रखें कि सिर्फ अंदर की तरफ आरएनए या डीएनए और बाहर की तरफ सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग, उसको हम वायरस बोलते हैं। और दूसरा क्या बोला? कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये इसका अपवाद कैसे हो गया भाई? कोशिका सिद्धांत का अपवाद कैसे हुआ? ये हमने कहा था कि कोशिका के अंदर क्या होता है? एक केंद्रक मिलता है। क्या इस वायरस के अंदर एक केंद्रक है? नहीं है, है ही नहीं। और दूसरा ये बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग रहेगा, इसलिए ये क्या है? एक अपवाद है कोशिका सिद्धांत, ठीक है। दूसरा अपवाद क्या हो सकता है? दूसरा अपवाद हमारे पास में हो सकता है आरबीसी। आरबीसी जानते हो आप? आरबीसी किसको बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है ना। इंग्लिश में रेड ब्लड कैप्सूल्स बोलते हैं। तो आरबीसी को भी हमने क्यों माना है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। आरबीसी जो मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, उसके कोशिका यानी कि आरबीसी का की जो कोशिका आरबीसी जो है उसके अंदर केंद्रक नहीं मिलता, ठीक है। हम लोगों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। कब नहीं होता? मैच्योरिटी पे नहीं होता। जब वो मैच्योर हो जाती है तो केंद्रक खत्म हो जाता है। तो ये भी एक क्या हो गया? अपवाद हो गया। इसके इसके भी दो अपवाद हैं हमारे पास में, दो। एक तो क्या? कैमल, क्या बोलते हैं कैमल को? ऊंट, ठीक है। और एक लामा।
ये लामा भी कैमल जैसा होता है, पहाड़ी इलाकों पे मिलता है, आपने सुना होगा। इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक मिलता है। बोलो, कंफ्यूजन तो नहीं है? कोशिका सिद्धांत में हमने कहा कि हर कोशिका में केंद्रक होना चाहिए। हमने कहा आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं मिलता। किन की आरबीसी? मैमल्स की, स्तनधारियों की। बट ये दो मैमल ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक मिलता है। ठीक है। तीसरा तीसरा अपवाद है हमारे पास में फंजाई, फंगस। फंगस के बारे में जानते हो? है कवक क्या होते हैं बताओ? नहीं नहीं, वो शैवाल होते हैं। कवक या फंगस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ग्रो करने के लिए सिर्फ मॉइस्चर चाहिए। चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे आपके दांत हो, चाहे आपका शरीर कोई और पार्ट हो, कान हो, ठीक है, दीवार हो, ठीक है, लैपटॉप हो, कैमरे के लेंस हो, बॉटल, कुछ भी, एवरीथिंग। कवक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको ग्रो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए। अगर इसको नमी मिल गई तो ये कहीं पे भी ग्रो कर जाएगा। कैसे? हम बरसात में गीले कपड़े पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स गीले पहन लेते हैं, कई बार सूखते नहीं है, तो क्या हो जाता है? दाद हो जाता है। ठीक है ना? दाद क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। कुछ लोगों के जो है कान बहता रहता है, कान बहने का मतलब उसमें से जो है वैक्स निकलता रहता है, फंगल इन्फेक्शन है। कुछ लोगों के नाखून खराब हो जाते हैं। जो लोग स्पेक्स यूज करते हैं उनके स्पेक्स पे ऐसे व्हाइट ग्रीनिश पार्ट जम जाता है, फंगस इन्फेक्शन है। बारिश में भीग क्या हो गए? बेल्ट भीग गया आपका, पर्स भीग गया, आपके शूज भीग गए लेदर के, फंगस ग्रो कर जाएगी। आपने एक अलमारी में ऐसे कपड़े रख रखे हैं जिनके ऊपर सनलाइट ही नहीं आ रही, मॉइस्चर है अलमारी में, बहुत ज्यादा नमी आ रही है, दीवार में अलमारी बना रखी है आपने, आपने वहां पे किताबें भी रख रखी है, फंगस ग्रो कर जाएगी। ठीक है, आपने खाना रख दिया ऐसा, आपके फंगस ग्रो कर जाएगी। अचार में फंगस ग्रो कर जाती है। फंगस को ग्रो करने के दीवारों पे आप देखते हो कई बार पूरे का पूरा जो है यूं लेयर उतर जाती है, हम कहते हैं सीलन आ रही है, यही तो कहते हैं। सीलन से तो उतरती ही उतरती है, सीलन के साथ में फंगल इन्फेक्शन भी होता है। ठीक है ना? तो ये फंगस, ये इसका अपवाद क्यों है? इसका अपवाद इसलिए है क्योंकि फंगस में बहुत सारी फंगस जो है वो बहु केंद्र की होती है। कैसी होती है? बहु केंद्र की, यानी कि ऐसी फंगस जिनके अंदर एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं। तो हमने तो क्या कहा था यहां पर? एक केंद्रक होता है। ठीक है, तो ये तीन अपवाद इस कोशिका सिद्धांत के हैं। बोलो, क्लियर है यहां तक? चले आगे? ठीक है, नोट कर लेना इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। कोशिका की परिभाषा हो गई कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती है, जिसको, हाँ, इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखना ये पॉइंट। इसको हम बोलते हैं, ये सेंटेंस ऐसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि लैटिन वर्ड में आता है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। और किसने कहा था ये? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। देखो, अभी तक मैं बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि पहली क्लास है आपकी और बहुत चीजें हमने यहां पर देखी। ठीक है, बताओ क्या क्या
हमने देखा, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं और ये याद रखना। लिख लिया क्या? ये लो, ठीक है। अपवाद में खाली ये लिखना कि वायरस है, दूसरा आरबीसी है और तीसरा फंगस है। ठीक है, अब देखो वापस अपन चलते हैं एक बार शुरू से। ठीक है, देखो क्या 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 ध्यान, दिमाग अपना रिवाइज करते में लगाना। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, 1665 में की। रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल्स देखी? मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स देखी। डेड सेल्स किसकी बनी हुई थी? कॉर्क की। कॉर्क किससे मिलता है हमको? क्वर्कस सुबर प्लांट से। सुबर का मीनिंग क्या पढ़ा था हमने? जो जल के लिए अपारगम्य हो, इम्परमिएबल हो, जिसके आर पार जल नहीं जा सकता हो। ठीक है ना। फिर हमने कहा था कि दो हमने यहाँ पर पढ़े नाम। ठीक है, एक था सीपी स्वानसन। सीपी स्वानसन को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। देन ए के शर्मा, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो सेल होती है वो ऑस्ट्रिच की एग सेल है। उसके बाद में सबसे लंबी कोशिका हमने कही वो किसकी थी? नर्व कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, फिर सबसे छोटी कोशिका थी वो कौन सी थी? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और फिर हमने कहा कि प्लांट के अंदर सबसे लंबी कोशिका जो थी वो बोहेमेरिया के फाइबर की थी। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा। कोशिका सिद्धांत में हमने कहा कि कोशिका एक संरचनात्मक इकाई है, कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और कोशिका पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती है। ठीक है, कोशिका पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही उसका निर्माण होता है। इसके लिए रोडोल्फ विर्चो ने एक टर्म बोली जिसको कहा हमने ओमने सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, इसके अलावा कोशिका सिद्धांत के 3 अपवाद हमने पढ़े। ठीक है, वायरस हमने पढ़ा। वायरस को हमने कहा कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो है कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, दूसरा हमने कहा यहाँ पर कि आरबीसी इसका अपवाद है, क्योंकि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु दो कैमल और लामा के अंदर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा हमने कहा यहाँ पर फंगस। फंगस के अंदर हमने कहा वो बहु केंद्रक ही होता है, कुछ जगह पर उनमें एक से ज्यादा केंद्रक मिलते हैं, इसलिए वो भी एक अपवाद है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई वो नहीं है इसमें? ठीक है, अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं, आपने सुना होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। बोलो, नाम पढ़ा है आपने? सुना है नाम? है? नहीं सुना? सुना है। देखो, इसको लिखते हैं हम इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक। मैंने आपको कल भी एक बात कही थी, और इसको लिखते हैं यूकैरियोटिक। हमने कोशिकाओं को 2 टाइप में डिवाइड किया है भाई। एक को हमने बोला प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक को बोला यूकैरियोटिक कोशिका। देखो, प्रो जहां कहीं भी लग जाएगा इसका मतलब है प्रिमिटिव। ये यहीं पे नहीं, बायो में कहीं पे भी जहां पीआरओ आ गया ना, इसका प्रो आ गया, इसका मतलब होता है कि कम विकसित या जो सबसे पहले आया। ठीक है, और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कम विकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं। ठीक है, और जहां कहीं भी यू आ गया ना, ईयू, इसका मतलब होता है सुविकसित, और कैरियोटिक का मतलब केंद्रक। तो ये 2 तरह की कोशिकाएं हमने विभाजित की है। अब प्रोकैरियोटिक में क्या क्या आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है, देखो, बैक्टीरिया। क्या आता है? जीवाणु आता है। ठीक है ना, जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हमारे जो प्रोटोजोन्स, ठीक है, इंग्लिश में लिख, प्रोटोजोन्स, ठीक है, या प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं वो आते हैं। ठीक है, कुछ आते हैं, सारे नहीं। ठीक है, और यूकैरियोटिक के अंदर सारी सुविकसित कोशिकाएं आती हैं। बट डिफरेंस क्या है?
ठीक है, तो डिफरेंस यहां से समझते हैं। देखो, यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ एक तो मिलती है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक इसके अंदर मिलती है केंद्रिका। क्या मिलती है? केंद्रिका। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसके अंदर बाकी क्या होता है? ये क्या होता है? डीएनए वगैरह होता है। तो इस डीएनए के अंदर एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। ये तीन चीजें जिसमें मिल गई वो सुविकसित केंद्रक है। ठीक है, वापस सुन लो। जिसमें केंद्रक झिल्ली हो, केंद्रिका हो और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होगा, वो सुविकसित केंद्रक की श्रेणी में आएगा, उसको सुविकसित केंद्रक मानेंगे। ठीक है, इसका मतलब जिसमें ये तीनों होंगे वो तो सुविकसित है, और जिसमें ये तीनों नहीं होंगे वो कैसे होंगे? कम विकसित होंगे, इसके प्रोकैरियोटिक होंगे। तो जब ये कम विकसित का मतलब क्या है? ये हमने बनाया बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया भी एक सेल है, जीवाणु एक कोशिका है। इस जीवाणु के अंदर अब सिर्फ डीएनए मिलता है ऐसे, ये डीएनए। क्या इस डीएनए के चारों तरफ कोई झिल्ली है जो जैसी यहां पर मिल रही है? नहीं है केंद्रक झिल्ली। क्या केंद्रिका है? नहीं है यहां पर। ठीक है, और क्या हिस्टोन प्रोटीन है? वो भी नहीं है। सिर्फ जो डीएनए यहां पर प्रेजेंट है वही डीएनए यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन किसके अंदर होता है? डीएनए में होता है। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहां पर है क्या? नहीं है, इसलिए ये कैसे हो गए? प्रोकैरियोट्स हो गए। और ये कैसे हो गए? यूकैरियोट्स हो गए। बोलो। ठीक है, तो जब, अब जो खास बात है इंपॉर्टेंट, कि जो प्रोकैरियोट है जिसमें केंद्रिका नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो ऐसे केंद्रक को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। ठीक है ना, ये बोला जाता है। यानी कि केंद्रक की जगह इसको क्या बोला जाता है? केंद्रकाभ। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में केंद्रक के स्थान पर क्या मिलता है? केंद्रकाभ मिलता है। ठीक है, और क्या अंतर हो सकते हैं दोनों के अंदर? अब आपने सुना होगा राइबोसोम के बारे में, सुना है? राइबोसोम जानते हो? अंतर तो बहुत सारे हैं, बट हम यहां पर मेन डिस्कस कर रहे हैं। बोलो राइबोसोम के बारे में। कोशिका के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें एनर्जी बनती है। इसी तरह से कोशिका को हम क्या बोलते हैं? कोशिका के अंदर राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्योंकि हमारे शरीर में या किसी भी पादप के या किसी भी एनिमल के शरीर में जो प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम के द्वारा बनता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S प्रकार का क्या मिलता है? राइबोसोम मिलता है। अब ये क्या होते हैं ये आपको मैं बता देता हूं, आपने पढ़ा भी होगा। और यहां पर 80S प्रकार का मिलता है। 80S प्रकार का क्या होते हैं? 70S और 80S। देखो इधर, राइबोसोम एक प्रकार की स्ट्रक्चर ऐसी है जो दो सब यूनिट से मिलकर के बनती है। ऐसे दो इकाइयां होती हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम 50S और इसको बोलते हैं 30S। ये दोनों मिलकर के 80 होनी चाहिए, बट ये दोनों मिलकर के क्या होती हैं? 70S बनते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसमें यूकैरियोट्स में ये दो सब इकाइयां हैं। ये है हमारे पास में 60S और ये कौन सी है? 40S। ये दोनों 100 होनी चाहिए, बट ये होती है 80S। अब ये क्या चीजें हैं? S फॉर सेडिमेंट्री कॉफिशियंट। सेडिमेंट्री बोलते हैं सेडिमेंटेशन होना, जमना। अच्छा चलो इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं आपको। कभी आप अपने हाथ फैला करके यूं घूमे हो? क्या फील होता है, क्या महसूस होता है आपको?
अगर आप तेज स्पीड में घूमोगे तो आपको लगेगा आपके हाथ निकल के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो तरह का बल लगता है। कौन कौन सा? यस, एक अभिकेंद्री बल और एक अपकेंद्री बल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना, यही काम मिक्सी में होता है, मिक्सी भी यही काम करती है। एस फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, स्वेदन गुणांक है। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, आपने कई बार आप ब्लड टेस्ट करवाने गए हो या कहीं गए हो तो एक उस लेबोरेटरी में एक कुकर सा रखा रहता है, ओवन बोलते हैं उसको। उसमें टेस्ट ट्यूब डालते हैं, टेस्ट ट्यूब में ब्लड डालते हैं और उसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। अलग अलग स्पीड पे सेल के फ्रैक्शन हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसमें जितने भी अंगक हैं, कोशिकांग, ये टूटते जाते हैं। तो ये राइबोसोम के अवसादन का गुणांक है, अवसादन जो उसके टूट करके नीचे सेटल डाउन होता है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एस फॉर सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट, अवसादन गुणांक। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में ये दो सब यूनिट टूटेंगी पहले, एक 50s की और एक 30s की, और दोनों को मिलाकर के बोलेंगे 70s की। और यहां पर यूकैरियोट्स में 60 और 40 होगा और ये बनेगा 80s में लगे। तो एस फॉर अवसादन गुणांक उसका। ठीक है, और भी बहुत सारे अंतर है, बट ये दो अंतर मेन है, ये नोट कर लो। और खाली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना, कि ये बेसिक डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल लिख दिया हमने, बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, इधर इसको हमने बोला, इसको केंद्रकाप बोलते हैं, और 70s राइबोसोम होता है। और यूकैरियोट में हमने ये बनाया, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये तीन चीजें इसके अंदर मिलेंगी। केंद्रक झिल्ली मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रिका मिलेगी जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन इसमें उपस्थित होता है। जिसमें ये तीनों चीजें उपस्थित हैं वो यूकैरियोटिक है। दूसरा राइबोसोम का हमने, प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होता है, यूकैरियोट में 80s राइबोसोम होता है। इसके अलावा बहुत सारे अंतर और हैं जिनको हम यहाँ ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रिका को न्यूक्लियोलस, और केंद्रक को न्यूक्लियस। ठीक है ना, ठीक है, राइबोसोम लिख लिए 70s 80s, और वो जरूर लिख लेना, क्योंकि वो जरूर पूछा जाता है आपसे डायरेक्ट। वो भी पूछ सकता है कि 70s राइबोसोम में दो सब यूनिट कौन सी होती हैं। ठीक है ना, तो होती है 30s और 50s। और ऐसे ही बनाने हैं दो सब यूनिट, यही, एक बड़ी और एक इसके ऊपर छोटी। ठीक है, ये क्या है, सब यूनिट्स, उप इकाइयां। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, पादप कोशिका
और जंतु कोशिका के बारे में। अब ये तो आपने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा है, मेरे ख्याल से 6 क्लास में आ जाता है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या फर्क है, बताओ किसी को पता है? देखो, सबसे पहले पादप कोशिका जो होती है, इनके अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक एक और होता है, एक तरफ होता है, जबकि यहां पर क्या होता है, लगभग केंद्र में होता है। ठीक है, केंद्र में होता है। कैसे होता है? अगर हम यहां पर कोशिका बनाते हैं तो यहां पर आपने देखा होगा इस तरह से केंद्रक बनाया जाता है पादप कोशिका में। ठीक है, और इसमें जो है वो लगभग जब भी हम बनाते हैं तो इस तरह से सेंटर में बनाते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा, इसमें कोशिका भित्ति, भित्ति का मतलब वॉल, सेल वॉल मिलती है। क्या जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल होती है? नहीं होती। इसमें क्या मिलती है? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं कोशिका झिल्ली को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ध्यान रखना। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, भित्ति का मतलब वॉल होती है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि भित्ति 3 तरह की होती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शरी। प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। ठीक है, जबकि यहां पर सिर्फ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ वॉल नहीं होती। इस वजह से जंतु की कोशिकाएं जो होती हैं ये हार्ड नहीं होती। आप देख रहे हो, हम यूं कर सकते हैं, प्लांट को यूं कर सकते हो क्या, स्किन को? उसको नहीं, क्योंकि उसके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है, हार्ड होती है सेल वॉल। ठीक है, फिर ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक का मतलब क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तभी तो ग्रीन होते हैं। ठीक है, क्या इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। ठीक है, दोनों कोशिकाओं में से किसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, बताओ? क्यों? पादप को क्यों चाहिए ऊर्जा ज्यादा? पादप तो एक जगह खड़ा रहता है। ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए? जंतु कोशिका को चाहिए भाई, वो मूव भी करता है, वो हिलता डुलता भी है, सब कुछ काम करता है। पेड़ तो एक जगह खड़ा। ठीक है, तो जब ज्यादा ऊर्जा इसको चाहिए तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कैसी होगी? माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो एनर्जी बनेगी। ठीक है, और यहां पर संख्या कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, बोलो। और बताओ, है कुछ ध्यान? देखो, मेन डिफरेंस, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, हरित लवक अनुपस्थित। कहां पर? केंद्र, इसमें जंतु कोशिका में, और इसमें हरित लवक उपस्थित। इसके अंदर पादप में गए माइटोकॉन्ड्रिया कम, इसके अंदर ज्यादा। ठीक है, सेम इसी तरह से यहां पर अगर हम बोले कि जो गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी, सुना है नाम गोल्जी एपरेटस? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी, इसकी संख्या कैसी होती है? कम होती है, और यहां पर कैसी होती है? ज्यादा होती है। फिर आता है रिक्तिका। रिक्तिका का मतलब वैक्यूल। वैक्यूल यहां पर ज्यादा होती है। ठीक है, कैसे? कि जैसे ये केंद्रक है, तो इस केंद्रक के अंदर यहां पर यूं बड़ी बड़ी वैक्यूल्स मिलेंगी यूं। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में वैक्यूल्स जो हैं वो या तो छोटी होती हैं या अनुपस्थित होती है। ठीक है, या तो छोटी होंगी या अनुपस्थित होंगी। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चले।
डिटेल डायग्राम अपन बाद में बनाएंगे, ठीक है ना, अभी खाली डिफरेंस। हम्म। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो देखो अब तक जो हमने स्टडी किया वो सिर्फ आपको सेल के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया है। अंतर थे वो भी मैंने मेन मेन अंतर आपको बताया, ज्यादा अंतर हमने नहीं लिए, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है वही बात हमने यहाँ पर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका की संरचना कैसी होती है। कर दूं नेक्स्ट? ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि ये है हमारे पास में सेल, कोशिका। कोशिका के अंदर दो तरह का पार्ट होता है भाई। एक तरफ होता है हमारे पास में उसका जीव द्रव, ठीक है। जीव द्रव को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट हैं आपके। एक है हमारे पास में कोशिका द्रव, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म। और एक तरफ है हमारे पास में केंद्रक द्रव, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव के अंदर सारे के सारे क्या है? कोशिकांग। क्या प्रेजेंट है? कोशिकांग, यानी कि इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या उपस्थित है? केंद्रिका, और इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए या आरएनए, या तो डीएनए या फिर आरएनए, ये दो चीजें यहां पर उपस्थित होती है, ठीक है। कैसे देखो, और एक होता है हमारे पास में इसी का पार्ट हाइलोप्लाज्म, कोशिकांग रहित। बनाओ पहले फिर लिखते हैं, लिखो इसको पहले फिर बनाते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं ताकि आप बिल्कुल जैसे छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं, ताकि आपको ये पिक्चर जो है दिमाग में सेट हो जाए, आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहे, ठीक है ना। एक तो आपने पढ़ा होगा द्रव्य, और एक पढ़ा द्रव, दोनों में फर्क पता है ना?
ये तो हिंदी में पढ़ते हो आप। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, द्रव लिखा है, द्रव। और द्रव्य क्या होता है? द्रव्य बोलते हैं मैटर को, है ना। और उसके तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। द्रव का मतलब लिक्विड से है, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये हिंदी का पार्ट है, पर ये गलती करते हैं हम, हमेशा इसको द्रव्य लिख देते हैं। ये नहीं लिखना है, ये द्रव है, ठीक है। अब समझो इसको, देखो इधर, ये अगर एक कोशिका है और ये इसके अंदर केंद्रक है, ये केंद्रिका है, तो केंद्रक के अंदर, इसको हमने क्या बोला था, केंद्रक झिल्ली बोला था ना। इसके अंदर जो द्रव होगा ये तो कैसा होगा, इसको तो हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। और इसी के अंदर केंद्रक द्रव में ही क्या रहता है, ये केंद्रिका है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए जो भी होगा वो यहाँ पर होगा, इसके अंदर उपस्थित होगा, ठीक है। इससे बाहर जो ये जो लिक्विड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव का मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है। और दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आपने सुना होगा प्रोटोप्लाज्म का नाम भी। तो यहां पर दूसरी चीज नोट करना कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है, या जिसको हम जीव द्रव्य बोलते हैं, ये एक तो पुरकिंजे ने डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? पुरकिंजे। और दूसरा, इसको हम जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार, ठीक है। किसको बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार? जीव द्रव को, प्रोटोप्लाज्म को। क्यों? क्योंकि हमारी लिविंग रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, सारी की सारी इस द्रव के अंदर हो रही है, इस लिक्विड में हो रही है। इसलिए जीवन का भौतिक आधार यही है। ये नहीं होता तो हमारे अंदर कोई मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं होती। मेटाबॉलिक का मतलब उपापचय की क्रियाएं नहीं होती। क्या होता है उपापचय? ध्यान से सुन लेना। उपापचय, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अपचय, एनाबॉलिज्म का मतलब उपचय और अपचय। नहीं समझा? दूसरे तरीके से समझो, मेटाबॉलिज्म या उपापचय, उपापचय में दो चीजें इंक्लूड हो रही हैं, अपचय एंड उपचय, दोनों को मिला के बोला हमने उपापचय, मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उसके दो पार्ट हो गए। कैटाबॉलिज्म का मतलब अपचयन, अपचय, यानी कि जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटा मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, क्लियर है, बड़ा टूट के छोटा बनाएगा तो वो अपचय होगा, ठीक है। और जब छोटे मिलकर के बड़ा बनाएंगे तो वो उपचय होगा, उसको बोलेंगे एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये दो चीजें मिलकर के उपापचय बनते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि आपकी बीएमआर ज्यादा है, सुना है कभी नाम बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो थोड़ा सा भी चलते हैं तो पसीने पसीने हो जाते हैं, उनकी बल्जिंग आईज होती हैं, आंखें ऐसे बाहर निकली हुई होती है, मोटा शरीर होता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, गर्मी, सर्दी के अंदर भी उनको गर्मी लगती रहती है। इसका मतलब उनकी बीएमआर ज्यादा है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होती है। शरीर के अंदर जितनी उपापचय की क्रिया हो रही है वो जल्दी जल्दी हो रही है, ठीक है। इस वजह से उसमें गर्मी ज्यादा है, पसीना ज्यादा आता है, ठीक है। एनर्जी जो है कम मिलती है, सारी लॉस्ट हो जाती है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। तो कभी हम जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसमें बीएमआर भी आती है कि हमारी बीएमआर इतनी है, ठीक है ना। तो बीएमआर के दो पार्ट हो गए, सॉरी, मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट हो गए उपापचय के, एक अपचय और एक उपचय। अपचय का मतलब कैटाबॉलिज्म, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल टूट करके छोटे बनेंगे, और उपचय का मतलब जिसमें छोटे मिलकर के बड़े बनेंगे। अब एग्जाम्पल पे आ जाओ, कैसे? मान लो हमने कुछ भी खाना खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया, प्रोटीन लिया, तो वो हमने सॉलिड फूड लिया। सॉलिड फूड हमारे दांतों में क्रश होगा, क्रश होने के बाद हमारे अमाशय में जाएगा, वहां पे HCl से उसकी रिएक्शन होगी, फिर छोटी आंत में आएगा, वहां एब्जॉर्ब होगा। तो बड़े मॉलिक्यूल वहां पर एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं? ये तो क्या हो गया, अपचय, कैटाबॉलिज्म। अब जब वो हमारे ब्लड के साथ में हर कोशिका तक जाएगा तो हर कोशिका एक नया
पार्ट बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी या कुछ बनाएगी, ग्रो करेगी, तो वापस छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या बना, बड़ा मॉलिक्यूल बना। इसको क्या बोलेंगे, उपचय यानी कि एनाबॉलिज्म। तो दो चीजें ये ध्यान रखना। तो जितनी भी हमारी उपापचय की क्रियाएं होती हैं वो सारी हमारी कहां पर होती है, प्रोटोप्लाज्म में होती है। इसलिए इसको हमने जीवन का भौतिक आधार कहा है। ठीक है, ये नोट कर लो, ऐसे बना लो ताकि याद रहे। ठीक है ना। ये जरूर लिखना, प्रोटोप्लाज्म को पुरकिंजे ने नाम दिया। ठीक है ना। और इसको हम जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार से मतलब है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब तीन चीजें आपको यहां पर बताई, केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और जीव द्रव। तीनों में आपको डिफरेंस पता लग गया क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव केंद्रक में मिलता है, कोशिका द्रव केंद्रक से बाहर का द्रव होता है, और दोनों को मिलाकर के हम जीव द्रव बोलते हैं। ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म होता है। अब यहां पर हमने छोड़ा था कि कोशिकांग, ये जो कोशिकांग होते हैं इसके अंदर सारे कोशिकांग आ गए। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हरित लवक, अगर पादप कोशिका है तो हरित लवक आ गया, राइबोसोम, राइबोसोम आ गया। ठीक है, गोल्जी काय, गोल्जी काय। ठीक है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, सॉरी, सेंट्रोसोम, जिसको हम बोलते हैं तारक काय, तारक काय, रिक्तिका, रिक्तिका। ये सारे इसके अंदर हम कोशिकांग पढ़ते हैं। ठीक है ना, जिनको हम नेक्स्ट क्लास से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो आज के इस पार्ट में मैंने आपको कोशिका से हमने स्टार्ट किया, एक बार हम वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई बात हमने यहाँ पर नहीं की जिससे आपको ये याद नहीं हो। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने कहा था कोशिका के बारे में। कोशिका हमने कहा रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर की। मृत कोशिकाओं को देखा, वो कौन सी सेल्स थी, कॉर्क सेल्स थी। क्विरकस सुबर प्लांट से मिलती है, उसकी छाल से मिलती हैं। ठीक है, और एक तरह की डेड सेल्स होती है जिसपे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, और सुबेरिन जो है वो जल के लिए, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, अपारगम्य होता है। ठीक है, दूसरा, फिर हमने कहा था जीवित कोशिका को कैरोलस लीनियस ने देखा सबसे पहले, इन्होंने ही सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी बनाया। ठीक है, इन्हीं को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी यहाँ पर कि सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच की एग सेल है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, और पादप की कोशिका जो है वो सबसे बोहेमिरिया नीविया जो है ये सबसे लंबी कोशिका है जो पादपों में मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में कोशिका सिद्धांत के बारे में। उससे पहले हमने कहा था कि फादर ऑफ साइटोलॉजी सीपी स्वानसन है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए के शर्मा है, पूछ सकते हैं नाम आपसे। कोशिका सिद्धांत जो है, हाँ अब यहाँ पर दो नाम जो जिसने दिए वो यहाँ पर मैंने आपको उस वक्त नहीं बताए, यहाँ पर देख लीजिए। कोशिका सिद्धांत जो है ये श्वान और श्लाइडेन ने दिया। किसने दिया, श्वान और श्लाइडेन, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है ना, किस किसने दिया, श्वान और श्लाइडेन ने। ठीक है, अब याद रखने के लिए देखो आपको बता देता हूं आप कैसे याद रखोगे। श्वान तो थे जूलॉजिस्ट, श्वान कौन थे, जूलॉजिस्ट। ठीक है, और ये कौन थे, बॉटनिस्ट। ठीक है, हम हिंदी में श्वान किसको बोलते हैं, कुत्ते को बोलते हैं।
इसलिए ध्यान रखना, कुत्ता एक एनिमल होता है, इसलिए श्वान जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, यहां पर स्लाइडिन बॉटनिस्ट थे। क्या दिया इन्होंने, ये कोशिका संरचनात्मक इकाई है, कोशिका क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, हमेशा पहले से उपस्थित कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसको रुडोल्फ विर्चो ने कहा। कोशिका में एक केंद्रक होता है, इसके 3 अपवाद हमने पढ़े। ठीक है, वायरस, आरबीसी एंड फंगस। ठीक है ना, इनके बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक में हमने कहा और यूकैरियोटिक में एक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो केंद्रक का है, जिसके नाम के आधार पे हमने दिया, सुविकसित केंद्रक और कम विकसित केंद्रक। सुविकसित केंद्रक में हमने कहा जिसमें 3 चीजें मिलती है, केंद्रक झिल्ली मिलती है, केंद्रिका मिलती है, हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, वो सुविकसित केंद्रक है। जिसमें तीनों चीजें एब्सेंट होंगी वो कम विकसित केंद्रक है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है 70s राइबोसोम मिलता है, इसमें 80s मिलता है। यहां पर 70s की 2 सब यूनिट होते हैं, जो हम राइबोसोम जब हम पढ़ेंगे वहां डिटेल में भी पढ़ेंगे, 50s और 30s, और यहाँ पे 60 और 40 होती है। कैसे होती है वो मैं आपको बता चुका हूं। फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस हमने पढ़ा। बेसिक डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, इसमें कोशिका झिल्ली मिलती है। पादप कोशिका में हरित लवक मिलता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी ज्यादा होती है, इसमें कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि इसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, और बाकी जो प्रोटीन वगैरह बनते हैं वो भी इसको ज्यादा चाहिए। यहाँ पर पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी बड़ी होती हैं और ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पर रिक्तिका छोटी होती है और अनुपस्थित है। खाली यही डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आर सो मैनी डिफरेंसेस। जब हम पर्टिकुलर ऑर्गेनेल पढ़ेंगे वहां पे भी हम डिफरेंसेस देखेंगे, क्या क्या और अंतर है यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने कहा सेल के अंदर 2 पार्ट हैं, एक जीव द्रव्य पार्ट है जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य में सारे कोशिकांग होते हैं और केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रिका और जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये सब दोनों को अलग अलग पढ़ा जाएगा। अब ये जो हाइलोप्लाज्म था ये है इस पार्ट से बाहर के, यानी कि इस भित्ति की तरफ का जो द्रव्य है जिसको हम हाइलोप्लाज्म बोलते हैं, वो लिखा है कोशिकांग रहित, यानी कि परिधि की तरफ कोई भी ये अंगक नहीं मिलते, उसको हमने हाइलोप्लाज्म बोला। ठीक है, ये हो गया अब तक का पार्ट। और प्रोटोप्लाज्म को बोला हमने क्या, जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और ये किसने कहा, किसने देखा, पुरकिंजे ने कहा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे किसके साथ में, कोशिकांग के साथ में। सबसे पहले कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, फिर उसके अंदर के कोशिकांग। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।